Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 86. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 85 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 86 से। सेक्शन 86 बात करता है चैलेंज ऑफ वोटर्स कि अगर किसी वोटर पर कोई एतराज़ करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है। सब सेक्शन 1, if at the time a person applies for ballot paper for the purpose of voting, a candidate, his election agent or his polling agent declares to the presiding officer that he has a reasonable cause to believe that person has already voted in election at the same or another polling station, or is not the person whose name is entered in the electoral roll, and undertake to prove the charge in a court and deposit with presiding officer a sum of 100 rupees, the presiding officer, after warning the person of consequences, issue a ballot paper to the person. इसमें कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार उसका इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट ये समझता है कि कोई बंदा ऑलरेडी वोट डाल चुका है, चाहे वो इस पोलिंग स्टेशन में या किसी और पोलिंग स्टेशन में, या वो शख्स जो वोट देने के लिए आया है उसका नाम वोटर लिस्ट में एंटर्ड ही नहीं है, तो वो पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये एतराज़ बता सकता है इस कंडीशन पर कि वो ये चीज़ एडमिट करे कि जो इल्ज़ाम वो इस वोटर के ऊपर लगा रहा है कल को वो उसे कोर्ट में भी प्रूफ करेगा, और साथ ही साथ वो 100 रुपीज़ की रकम प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवाए, तो फिर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस वोटर को आने वाले जो हालात हैं उनसे आगाह करते हुए बताएगा कि अगर ये जो इल्ज़ाम इस पे लगाया गया है कल को ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो इसे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फेस करने पड़ेंगे। फिर वो वोटर से बैलेट पेपर की बैक साइड पे अंगूठे का निशान, और अगर वो एजुकेटेड है तो उससे सिग्नेचर भी लेगा, और साथ ही साथ फिर उसे एक ख़ास तरह का बैलेट पेपर इशू करेगा जिसे चैलेंज्ड बैलेट पेपर कहा जाता है। अब सब सेक्शन 2, if the presiding officer issues a challenged ballot paper to any person, he shall enter the name and address of that person in a list to be prepared by him, challenged voter list, and obtain upon it the thumb impression and if he is literate the signature of the person. दूसरी बात की है कि अगर किसी को चैलेंज्ड बैलेट पेपर दिया है तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस बंदे का नाम और उसका एड्रेस एक अलग लिस्ट में एंटर करेगा जिसको चैलेंज्ड वोटर लिस्ट कहा जाता है, और इस लिस्ट के ऊपर वो इस वोटर का थंब इम्प्रेशन और साथ ही साथ अगर वो एजुकेटेड है तो उसका सिग्नेचर भी लेगा। Subsection 3, the presiding officer shall, after the challenged ballot paper has been marked and folded by the voter, place it in the same condition in a separate packet bearing the label challenged ballot papers instead of being placed in the ballot box, and shall include it in the count by him in the manner provided in section 90. जब ये वोटर उस बैलेट पेपर पर अपने फेवरेट कैंडिडेट के इंतखाबी निशान पर निशान लगा लेगा और उसे फोल्ड कर देगा, तो फिर ये बैलेट पेपर आम बैलेट बॉक्स में डाला नहीं जाएगा बल्कि इसे एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा जिसको कहा जाता है चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स, और फिर बाद में एट द टाइम ऑफ द काउंटिंग ऑफ द वोट्स इसे अलग से काउंट किया जाएगा जो तरीकाकार सेक्शन 90 में बताया गया है। अब सेक्शन 90 को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 87 के ऊपर। सेक्शन 87 बात करता है स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई वोटर गलती से बैलेट पेपर ख़राब कर दे तो फिर उसको नया बैलेट पेपर इशू करने का क्या तरीकाकार है। सो सब सेक्शन 1,
A voter who has inadvertently so spoiled his ballot paper that it cannot be used as a valid ballot paper may, upon proving the fact of inadvertence to the satisfaction of presiding officer and returning the ballot paper to him, obtain another ballot paper and cast his vote. इसमें कहा गया है कि अगर कोई वोटर गलती से अपना बैलेट पेपर ख़राब कर दे, मसलन कि वो गलत निशान लगा दे या उससे वो बैलेट पेपर फट जाए और वो किसी भी तरह से यूज़ के काबिल ना हो, तो फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करने के बाद कि उससे ये गलती जो है वो जानबूझकर नहीं हुई, तो ऐसी सूरत में वो अपना पुराना जो ख़राब बैलेट पेपर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वापस देकर उससे नया बैलेट पेपर हासिल कर सकता है, ताकि वो अपना वोट जो है कास्ट कर सके और फिर उसे नया बैलेट पेपर इशू किया जाएगा। उसके बाद है सबसेक्शन 2, The presiding officer shall cancel the ballot paper returned to him under subsection 1, make a note to that effect on the counterfoil under his own signature, and signed the cancelled ballot paper and placed it in a separate packet bearing the label spoiled ballot paper. इसमें कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो उस वोटर से ख़राब बैलेट पेपर लिया होगा वो उसको कैंसिल कर देगा और इस बैलेट पेपर की बैक साइड पर एक नोट लिखेगा कि इस बैलेट पेपर को कैंसिल कर दिया है और इस पर अपना सिग्नेचर करेगा और फिर इस बैलेट पेपर को एक अलग लिफाफे में रखा जाएगा जिस पर लिखा होगा स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स, यानी कि ख़राब शुदा बैलेट पेपर्स, और फिर उस लिफाफे में इस बैलेट पेपर को रख दिया जाएगा। सो सेक्शन 87 ने सिंपली क्या बताया कि ये वोटर को फैसिलिटेट करता है कि अगर गलती से उससे बैलेट पेपर ख़राब हो जाए तो वो दूसरा बैलेट पेपर लेकर दोबारा अपना वोट कास्ट कर सकता है। किस कंडीशन पर कि सबसे पहले वो ख़राब बैलेट पेपर उसको वापस करेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि ये अनइंटेंशनली ख़राब हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 88 के ऊपर। सेक्शन 88 बात करता है स्टॉपिंग ऑफ द पोल कि अगर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल रोकना पड़े तो उसका क्या तरीकाकार है। सबसेक्शन 1, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल स्टॉप द पोल एंड इन्फॉर्म द रिटर्निंग ऑफिसर दैट ही हैज़ डन सो इफ़। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग को रोकने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। कब वो पोलिंग रोक सकता है? Number 1, the poll at the polling station is anytime so interrupted and obstructed for the reasons beyond the control of presiding officer. अगर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल किसी भी रुकावट या किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हुआ हो और ये जो रुकावट आई है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंट्रोल में ना हो, यानी कि जैसे कि कोई भी हंगामी सूरत हाल हो जाती है या अगर कोई अटैक हो जाता है पोलिंग स्टेशन पर और ये जो पोलिंग है वो दोबारा उन्हीं 8 घंटों में शुरू ना की जा सके, तो या फिर एनी बैलेट बॉक्स यूज्ड एट द पोलिंग स्टेशन इज अनलॉफुली टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, डैमेज्ड और टेम्पर्ड। दूसरी बात की गई है या फिर बैलेट बॉक्स गैर कानूनी तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कंट्रोल से ले लिया जाए, उसको तबाह कर दिया जाए या वो गुम हो जाए या इतना ख़राब हो जाए कि इस पोलिंग स्टेशन पर फिर जो वोट डाले गए हैं उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं मिल सकें, तो फिर वो पोलिंग को रोक सकता है। सबसेक्शन 2, वेयर अ पोल हैज़ बीन स्टॉप्ड अंडर सबसेक्शन 1, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इमीडिएटली रिपोर्ट द सर्कमस्टांसेस टू द कमीशन एंड द कमीशन शैल डायरेक्ट अ फ्रेश पोल एट द पोलिंग स्टेशन अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन हैज़ बीन डिटरमिन्ड बाय पोलिंग दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। दूसरी बात की गई है कि रिटर्निंग ऑफिसर फौरी तौर पर इस चीज़ के बारे में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करेगा और इलेक्शन कमीशन को अगर ये लगता है कि बाकी पोलिंग स्टेशंस के जो भी रिजल्ट्स हैं उनसे फाइनल रिजल्ट किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं होगा तो दोबारा पोलिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको लगता है कि रिजल्ट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो वो नए सिरे से पोलिंग का ऑर्डर पास करेगा। Subsection 3, where the commission orders a fresh poll under subsection 2,
अगर इलेक्शन कमीशन दोबारा पोलिंग का हुक्म देता है तो फिर उस सूरत में वो क्या करेगा? नंबर 1, इट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट ऑफ डे फॉर द फ्रेश पोल एंड फिक्स द प्लेस एट विच एंड आवर्स ड्यूरिंग विच सच फ्रेश पोल में बी टेकन। वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा जिसमें पोलिंग की नई तारीख, उसकी जगह और पोलिंग के आवर्स के बारे में बताया जाएगा कि किस दिन किस जगह पर कितने टाइम में पोलिंग होगी। सेकेंडली, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ द डे सो अपॉइंटेड एंड द प्लेस एंड आवर्स सो फिक्स्ड। रिटर्निंग ऑफिसर इस नोटिफिकेशन के बारे में जनरल पब्लिक को जो है वो इन्फॉर्म करेगा। Subsection 4, at a fresh poll taken under subsection 3 at the polling station, all the voters entitled to vote at the polling station shall be allowed to vote and no vote cast at the previous poll stopped under subsection 1 shall be counted। दूसरी बात की है कि दोबारा जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन तमाम वोटर्स को जो उस पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने के अहल हैं वो नए सिरे से अपना वोट कास्ट करेंगे और पहले जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया था उन वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। और इस नई पोलिंग पर इलेक्शन के जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो इसी तरह से किया जाएगा जैसे आम पोलिंग में फॉलो किया जाता है। सो सेक्शन 88 ने क्या कहा? अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर गैर मामूली हालात पैदा हो जाएं, जैसा कि कोई भी हमला हो जाए, कोई हंगामा हो जाए, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाए, जिसकी वजह से पोलिंग जो है वो पॉसिबल ना हो, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग को रोकेगा, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को बताएगा, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि दोबारा पोलिंग होनी है या नहीं। अगर दोबारा पोलिंग होगी तो पिछले वोट काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 89। सेक्शन 89 बात करता है वोटिंग आफ्टर द क्लोज ऑफ द पोल। अगर पोलिंग का टाइम ख़त्म हो जाए तो फिर किन लोगों को वोट डालने की इजाज़त है? So the presiding officer shall not issue any ballot paper or permit any person to vote after the hour fixed for the close of the poll except the person who at that hour are present within the building and have not voted but are waiting to vote। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग का जो फिक्स टाइम पीरियड है उसके बाद किसी भी बंदे को नया बैलेट पेपर इशू नहीं करेगा और ना ही किसी नए आने वाले बंदे को वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी, एक्सेप्ट सवाए किन लोगों के जो पोलिंग का टाइम ख़त्म होने के से पहले पहले उस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे और जिन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया और वो वोट डालने के इंतज़ार में वहाँ पर मौजूद हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही बंदे वहाँ पर वोट डाल सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं। सिंपली जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाए तो बाहर से आने वाले नए वोटर्स को वोट डालने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर पहले से मौजूद हैं और लाइन में वेट कर रहे हैं तो फिर उन्हें वोट डालने के लिए अलाउ किया जाएगा। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 90 के ऊपर। सेक्शन 90 बात करता है प्रोसीडिंग्स एट द क्लोज ऑफ द पोल के पोलिंग ख़त्म होने के बाद वोटों की गिनती और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का क्या तरीकाकार होगा। सो सबसेक्शन 1, the presiding officer shall count the votes immediately after the close of the poll in the presence of such of the contesting candidates, election agents, polling agents and authorized observer as may be present। इसमें कहा गया है कि पोलिंग ख़त्म होते ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर फौरी तौर पर वोटिंग की जो वोट हैं उनकी गिनती का अमल शुरू कर देगा और ये जो वोटों की गिनती की जाएगी ये इन कैंडिडेट्स, उनके एजेंट्स और इलेक्शन कमीशन के जितने भी अपॉइंटेड ऑफिसर्स हैं, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं, जिन्होंने ऑब्जर्व करना है इस पूरे प्रोसेस को, उनकी मौजूदगी में ये वोट काउंट किए जाएंगे। Subsection 2, the presiding officer shall give such of the contesting candidates, election and polling agents and observer the reasonable facility of observing the count and give them such information with respect to the count as can be given consistent with the orderly conduct of the count and the discharge of his duties in connection with the count।
दूसरी बात की है कि जो भी कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स या इलेक्शन एजेंट्स या इलेक्शन ऑब्जर्वर वहाँ पर मौजूद हैं, उनको इस गिनती के प्रोसेस को ऑब्जर्व करने का पूरा जो है वो मौका दिया जाएगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वोट की काउंटिंग से मुतालिक उनको साथ साथ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वोट की जो गिनती हो रही है उसका अमल किसी भी तरह से इफ़ेक्ट ना हो। Thirdly, the presiding officer shall not allow any person to be present at the count other than election officials on duty in connection with the poll, candidates, agents or polling agents. सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंटेड स्टाफ है या कैंडिडेट्स या उनके जो एजेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट की काउंटिंग के टाइम पर मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बंदे को अलाउ नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 4, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या क्या करेगा? नंबर 1, open the used ballot boxes and count the entire lot of ballot papers taken out therefrom. सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने भी बैलेट बॉक्सेस यूज़ हुए हैं इस इलेक्शन के प्रोसेस में उनको खोलेगा और उनके अंदर से बैलेट पेपर निकालकर वोट की गिनती शुरू करेगा। सेकेंडली, ओपन द पैकेट बियरिंग द लेबर टेंडर्ड बैलेट पेपर एंड चैलेंज बैलेट पेपर्स एंड काउंट देम। फिर उसके बाद जो भी टेंडर्ड बैलेट पेपर्स वाले लिफाफे हैं और चैलेंज्ड बैलेट पेपर्स वाले लिफाफे हैं उनको खोला जाएगा और वोट की गिनती की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, count in such manner as may be prescribed the vote cast in the favor of contesting candidate excluding from the count the spoiled ballot papers। फिर अब इन वोट की काउंटिंग के दौरान किन किन वोट्स को जो है वो रिजेक्ट किया जाएगा। नंबर 1, which bear no official mark and signature of presiding officer। पहली बात, जिन बैलेट पेपर्स पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर या सिग्नेचर्स मौजूद ना हो। सेकेंडली, any writing or any mark other than the official mark, the signature of the presiding officer and prescribed mark or any other object of any kind has been attached। तीसरी बात की गई है कि अगर उन बैलेट पेपर्स के ऊपर कोई गैर ज़रूरी निशानात लगे हैं तो वो भी काउंट नहीं होंगे। Thirdly, no prescribed mark to indicate the contesting candidate for whom the voter has voted। या फिर जिन पर बैलेट पेपर्स पर निशान ही नहीं लगाए गए कि किस कैंडिडेट को जो है वो इन्होंने वोट दिया है। फोर्थली, एनी मार्क फ्रॉम विच इट इज़ नॉट क्लियर फॉर whom द वोटर हैज़ बीन वोटेड। या फिर बैलेट पेपर से ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि किस कैंडिडेट के निशान के आगे उन्होंने वोट कास्ट किया है। फिफ्थली, a ballot paper shall be deemed to have been marked in the favor of candidate if the whole or more than half of the area of the prescribed mark appears clearly within the space containing the name and symbol of the candidate, and where the prescribed mark is divided equally between two such spaces, the ballot paper shall be deemed invalid। फिर कहा गया है कि अगर किसी ने वोट देते वक्त निशान इस तरह से लगाया है कि उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा किसी एक उम्मीदवार के खाने में जा रहा है तो वो वोट फिर उसी कैंडिडेट के हक में कंसिडर किया जाएगा। या फिर अगर जो है वो निशान उन्होंने दो उम्मीदवारों के निशान के दरमियान में लगाया है जिससे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि वोट किस कैंडिडेट को दिया गया है तो वो वोट इनवैलिड कंसिडर होगा। नेक्स्ट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर में रीकाउंट द वोट इफ़ ही कंसिडर इट नेसेसरी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कब रीकाउंटिंग कर सकता है? नंबर 1, ऑन हिज ऑन मोशन, वो अपनी मर्जी से भी दोबारा गिनती कर सकता है। या सेकेंडली, अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट प्रेजेंट। या फिर अगर कोई उम्मीदवार या उनका एजेंट ये रिक्वेस्ट करे तो फिर गिनती के अमल को दोबारा दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट है द वैलिड बैलेट पेपर कास्ट इन द फेवर ऑफ ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट शैल बी पुट इन सेपरेट पैकेट्स एंड ईच सच पैकेट शैल बी सील्ड एंड शैल कंटेन अ सर्टिफिकेट टू अ नंबर बोथ इन लेटर एंड फिगर्स ऑफ द बैलेट पेपर्स पुट इन इट एंड शैल इंडिकेट द नेचर ऑफ इट्स कंटेंट स्पेसिफाइंग द नेम एंड सिंबल ऑफ कैंडिडेट टू whom द पैकेट रिलेट्स। फिर कहा गया है कि हर उम्मीदवार के जितने भी वोट्स हैं उनको अलग अलग सील शुदा पैकेट्स में रखा जाएगा और हर पैकेट पर बैलेट पेपर्स की तादाद नंबर्स में और फिगर्स में लिखी जाएगी।
कैंडिडेट का नाम और उनका जो इंतखाबी निशान है वो लिखा जाएगा। और फिर इसके अलावा उस पैकेट में मौजूद जितने भी बैलेट पेपर्स हैं, जितने भी वोट्स हैं, उनकी तादाद लिखी जाएगी। और साथ ही साथ जो रिजेक्टेड वोट्स हैं उनको एक अलग पैकेट में जो है वो सील किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल immediately after the count prepare a result of the count in such form as may be prescribed, showing the number of valid votes polled by each contesting candidate and the ballot paper excluded from the count। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती का एक रिकॉर्ड रखेगा, यानी कि रिजल्ट ऑफ द काउंट तैयार किया जाएगा जिसमें हर उम्मीदवार को मिलने वाले जितने भी वोट्स हैं उनको काउंट किया जाएगा। और उसके साथ एक बैलेट पेपर अकाउंट बनाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कितने बैलेट पेपर्स जो हैं वो इस पोलिंग स्टेशन पर मिले थे, उनमें से कितने बैलेट पेपर्स जो हैं वो वोटर्स को इशू किए गए हैं। इसके अलावा कितने बैलेट पेपर्स जो हैं वो बैलेट बॉक्स से निकाले गए हैं, यानी कि कितने वोट्स बंदों ने डाले हैं, कितने जो बैलेट पेपर्स हैं वो टेंडर्ड हैं, कितने चैलेंज्ड हैं और कितने स्पॉइल्ड हैं, ये तमाम का रिकॉर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल sign them and obtain thereon the signature of the senior most assistant presiding officer, a candidate or his election agent or polling agent। फिर इसमें कहा गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो वहाँ पर इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं या कैंडिडेट के एजेंट्स हैं, वो इस रिजल्ट काउंट के ऊपर अपना सिग्नेचर करेंगे। अगर कोई एजेंट सिग्नेचर करने से इनकार करे तो उसका बाकायदा एक नोट लिखा जाएगा कि फ़लाँ एजेंट ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया। नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द काउंट साइड बाय हिम बाय फिक्सिंग द कॉपीज एट द कॉन्स्पिशियस प्लेट एज द पोलिंग स्टेशन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। इसमें कहा गया है कि कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को ये साइंड शुदा रिजल्ट और बैलेट पेपर अकाउंट की एक कॉपी दी जाएगी और उनसे वसूली की रसीद ली जाएगी। और साथ ही साथ इसकी एक कॉपी पोलिंग स्टेशन पर जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए एक नुमाया जगह पर जो है वो लगाई जाएगी ताकि तमाम लोग वोटिंग का जो भी रिज़ल्ट है वो देख सकें। फिर नेक्स्ट भी वही बात की गई है कि पोलिंग स्टेशन पर इन तमाम रिज़ल्ट्स की जो कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट्स होंगे, जो बैलेट पेपर अकाउंट है उसकी एक कॉपी जो है वो जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए बाकायदा पोलिंग स्टेशन के बाहर अफिक्स की जाएगी ताकि आने जाने वाले जितने भी लोग हैं वो ये देख सकें कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो कामयाब हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल सील इन दी सेपरेट पैकेट्स। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलग अलग सील शुदा पैकेट बनाएगा। किस चीज़ के पैकेट्स बनाएगा? नंबर 1 द अनइशूड बैलेट पेपर्स, के जितने भी जो गैर जारी शुदा बैलेट पेपर्स हैं जो कि इशू नहीं किए गए वोटर्स को। सेकेंडली टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, जितने भी चैलेंज्ड या टेंडर्ड बैलेट पेपर्स हैं, टेंडर्ड वोटर लिस्ट, चैलेंज्ड शुदा जो वोटर्स हैं उनकी लिस्ट्स वगैरह। इसके अलावा जो स्पॉइल्ड बैलेट पेपर्स हैं, वोटर लिस्ट की जो कॉपीज़ हैं, बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल्स हैं, या इसके अलावा जितना भी कंसर्न्ड रिकॉर्ड है उसके अलग अलग पैकेट्स जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बनाए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल ऑब्टेन ऑन ईच स्टेटमेंट and packet prepared under this section the signature of contesting candidates, their election agents, polling agents as may be present, and if such person refuses to sign, the presiding officer shall record that fact on each statement or packet, and if the person required so he can also affix his seal to it। फिर इसमें कहा गया है कि इन तमाम पैकेट्स और जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन पर कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स के सिग्नेचर लिए जाएंगे अगर वो वहाँ पर मौजूद हो, और अगर वो चाहें तो वो अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है immediately after the close of proceeding under this section the presiding officer shall in compliance with such instructions as may be given by commission personally deliver without delay the result of the count and the ballot paper account prepared by him to the returning officer
together with such records is the commission may direct। इसमें कहा गया है कि रिजल्ट का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये रिजल्ट और बैलेट पेपर अकाउंट फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर को खुद पहुंचाएगा, और अगर किसी वजह से डिले हो जाए तो रिटर्निंग ऑफिसर इसकी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी कंडक्ट कर सकता है, और जब तक इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का कोई भी फैसला ना हो तो उसकी जो सैलरी है उसको भी रोका जा सकता है। सो सेक्शन 90 के अंदर पोलिंग के बाद की जो भी कार्रवाई है उसका तरीका बताया गया है कि वोटिंग की गिनती किस तरह से होगी, हर वोट का हिसाब दिया जाएगा, तमाम कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को एट द टाइम ऑफ काउंटिंग वहाँ पर काउंटिंग को ऑब्जर्व करने का पूरा मौका दिया जाएगा, और फिर इसके बाद ये तमाम रिज़ल्ट एक सेफ तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।